जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड के बारे में, जिसमें यूनिट फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया था और यूनिट सेकंड के कुछ टॉपिक्स को हम कवर कर चुके थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और जो लेंस हैं उनकी प्रकृति के बारे में हमने आपको बताया था। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आप उन सभी वीडियो को वॉच कर सके जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्होंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर अनुप्रस्थ भौतिकी यानी कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट है, उसको ओपन कीजिएगा और उसमें जो भी वीडियो है उसमें यूनिट फर्स्ट को और यूनिट सेकंड के अभी तक जो भी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। वहां पर आप जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल स्लिट व्यतिकरण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डबल स्लिट इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? डबल स्लिट इंटरफेरेंस। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध के बारे में हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि डबल स्लिट व्यतिकरण क्या होता है। क्लियर है? तो सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल अगेन, so that we'll get all that notification from this channel. So let's begin. तो स्टार्ट करते हैं। डबल स्लिट व्यतिकरण क्या होता है, जिसको बोलते हैं डबल स्लिट इंटरफेरेंस। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका यहां नाम था यंग। तो उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कब किया था? वो किया था 1801 में। प्रकाश के व्यतिकरण का प्रयोग उन्होंने किया। उनकी प्रयोग की व्यवस्था क्या थी, आइए उसको जान लेते हैं। तो उनकी प्रयोग की व्यवस्था यह थी कि S एक अत्यंत छोटा छिद्र है, हमने मान लिया। आप इसमें फिगर में समझते रहिएगा, थ्योरी में आपको बोलता रहूंगा। आई होप कि आपको फिगर सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। S एक अत्यंत छोटा छिद्र है। S एक क्या है? अत्यंत छोटा छिद्र है। S से कुछ दूरी पर S1 और S2 दो बारीक छिद्र की एक स्लिट लगी हुई है, यानी कि एक स्लिट यहां पर है, एक स्लिट यहां पर है। इस स्लिट में एक छेद है जिसको हम S बोल रहे हैं और ये स्लिट लगी हुई है उसके कुछ दूरी पर। इसमें दो स्लिट हैं, दो होल हैं, S1 और S2। क्लियर? उसको S1 और S2 हमने बोला है। तो S से समान दूरी पर स्थित है। जो क्या है, ये इसकी दूरी भी S से समान दूरी पर है और इसकी दूरी भी S से समान दूरी पर है। इस तरीके से हमने इसको व्यवस्थित किया है। S1 S2 से लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर एक पर्दा स्क्रीन L है। S1 S2 जहां पर है उससे 1.5 मीटर की दूरी पर क्या है? एक पर्दा है जिसको हम बोल रहे हैं L, जिसको हमने क्या बोला है? L बोला है। तो ये पर्दा S1 S2 से कितनी दूरी पर है? लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की दूरी पर है। अब देख लेते हैं कि ये प्रयोग होता किस तरीके से। आप ध्यान से समझते जाइएगा, आपको सही तरीके से समझ में आएगा यदि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो को स्किप करने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसको समझा जा सकता है, और ये एग्जाम में आता ही आता है, इसको आप याद रखिएगा। इस वीडियो को स्किप करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो देखते रहिएगा। देखते हैं कि प्रयोग किस तरीके से किया था। जब स्लिट S को एक वर्णीय प्रकाश के स्रोत से प्रतिदीप्त किया जाता है, यानी कि जो S स्रोत है उसको एक, जो यहां पर स्रोत है और S जो होल है, ठीक है, इससे क्या किया जाता है? यहां से लाइट गुजारी जाती है। ठीक है, यहां पर हमने कोई बल्ब जलाया और यहां से लाइट गुजरने लगी। फिर यहां से तो लाइट गुजरेगी नहीं, क्योंकि यहां पर तो कोई होल है ही नहीं है। यहां पर एक होल है तो यहां से लाइट गुजरेगी। और कैसे गुजरेगी? वो गुजरेगी इस तरीके से, वेव की फॉर्म में। क्लियर है? और वेव की फॉर्म में जब ये लाइट गुजरेगी तो यहां पर क्या होगा? ये श्रृंग होगा और ये गर्त होगा, यानी कि ये क्रस्ट और ये ट्रफ होगा। ठीक है, जिस तरीके से हम यहां पर वेव दिखाते हैं, वेव इस तरीके से चलती है। ये क्रस्ट है और ये गर्त है। ठीक है, ये इसका ट्रफ और ये क्रस्ट, यानी कि श्रृंग और गर्त। क्लियर? इस तरीके से हम इसको देखते हैं।
तो ये वेव चल रही है, ये श्रृंग है, ये गर्त है, श्रृंग है, गर्त है, श्रृंग और गर्त की फॉर्म में इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से वेव चलती जाएंगी। क्लियर है? तो जब स्लिट एस को किसी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रतिदीप्त किया जाता है, यानी कि यहां से प्रकाश स्रोत से लाइट गुजारी जाती है, तो पर्दे पर दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज बन जाते हैं। यानी कि लाइट यहां से जाएगी, फिर इन दोनों से लाइट गुजरेगी। ठीक है, इन दोनों से लाइट गुजरेगी जो अलग अलग वेव बनाएंगी। ठीक है, यहां से अलग वेव बनेगी और यहां से इसके अलग वेव बनेगी, यानी इसकी S2 के से गुजरने वाली लाइट की एक वेव बन जाएगी और एक वेव बन जाएगी S2 से गुजरने वाली लाइट की। क्लियर है? और लाइट की वेव जो है यहां पर जब आगे बढ़ती रहेंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यानी कि क्रस्ट क्रस्ट इंटरसेक्ट कर सकता है, क्रस्ट और ट्रफ इंटरसेक्ट कर सकता है और ट्रफ ट्रफ इंटरसेक्ट कर सकता है। तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहां पर ब्राइटनेस होगी, कहां पर डार्कनेस होगी, ये पर्दे पर हमें पता चलता है। तो पर्दे पर क्या होगा, पर्दे पर अगर यहां पर ब्राइटनेस है तो उसके नीचे डार्कनेस होगी, फिर ब्राइटनेस है, फिर डार्कनेस होगी, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस होगी। इस तरीके से ये क्रमानुसार चलते रहते हैं, क्रमागत रूप से चलते हैं। तो पर्दे के मध्य बिंदु पर हमेशा दीप्त फ्रिंज बनता है। पर्दे के मध्य बिंदु पर हमेशा ब्राइटनेस होती है, यहां पर रोशनी होती है। क्लियर है? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर देखिएगा ट्रफ और ट्रफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ और फिर से क्रस्ट क्रस्ट, ये इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फ्रिंज बनेगा वो बनेगा ब्राइट। याद रखिएगा, ब्राइट फ्रिंज बनता है। और यदि एक क्रस्ट है, एक ट्रफ है, एक क्रस्ट है, ट्रफ है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इस तरीके से ये इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो फ्रिंज बनता है वो बनता है डार्क। यानी कि जो क्रस्ट है और ट्रफ है, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ आपस में क्या, ये दो वेव हैं, इस तरीके से चली तो यहां से इस तरीके से ये होगा। तो हमने क्या बताया, जब इनको ये अध्यारोपण करते हैं तो क्या हो जाता है, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, यानी कि लाइट एक तरीके से वहां पर खत्म हो जाती है। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में लाइट को एकदम अध्यारोपण करते हैं तो वहां पर एक डार्कनेस पैदा करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, डार्कनेस हमको शो होगी। और यहां पर देख लीजिएगा कि क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रस्ट क्रस्ट, ट्रफ ट्रफ, यानी कि जो यहां पर हो रहा था वही यहां पर हो रहा है, जो कहां पर, पर्दे के मिड पॉइंट पर। अब मिड पॉइंट पर होगा तो वहां पर क्या होगा, ब्राइटनेस। क्लियर? अब देखिएगा फिर से, जब डार्कनेस का हमने यहां पर देखा तो डार्कनेस को कैसे शो किया, डार्कनेस कब शो होता है, जब ट्रफ और क्रस्ट यानी कि दोनों अलग अलग जो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ है उन दोनों को अगर हम इंटरसेक्ट देखते हैं तो हमारे पास जो मिलता है वो डार्कनेस मिलती है। क्लियर है? फिर से यहां पर ब्राइट कैसे मिला कि ट्रफ ट्रफ और क्रस्ट क्रस्ट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरीके का जो भी पैटर्न हमें दिखता है वो दिखता है पर्दे पर। और ये हमें बताया था यंग ने, और कब बताया था, 1801 में बताया था, जब प्रकाश के व्यतिकरण का उन्होंने प्रयोग किया। तो यदि किसी भी एक स्लिट को ढक लिया जाए, अब हमने क्या किया कि एक स्लिट को हमने क्या किया, ढक लिया। तो इस स्लिट को अगर हमने ढक लिया है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो यदि किसी भी एक स्लिट को ढक लिया जाए तो पर्दे पर एक समान प्रकाश वितरण हो जाता है, अर्थात फ्रिंज गायब हो जाते हैं। अब देखिएगा, एक बार ब्राइट, एक बार डार्क, एक बार ब्राइट, एक बार डार्क, ये जो फ्रिंज बन रहे थे, अगर हमने एक को ढक लिया जाए, बंद कर दिया जाए और एक से ही ये प्रकाश की तरंगे निकले तो क्या होगा, ये डार्क और ब्लैक, डार्क और ब्राइट, डार्क ब्राइट, ये हमको फ्रिंज दिखाई नहीं देंगे, ये फ्रिंज गायब हो जाएंगे। क्लियर है? तो क्या होगा, यदि एक स्रोत से किसी एस छिद्र से क्या हो, लाइट को गुजारा जाए और आगे उसके ऐसे स्लिट रखी जाए जिसमें दो होल है, ठीक है, दो होल है, तो वहां से जो लाइट का पैटर्न बनेगा आगे दीवार पर या पर्दे पर जाकर के वो एक फ्रिंज के रूप में बनेगा। यानी कि डार्क और ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस तरीके से हमको लाइट के पैटर्न दिखाई देंगे। लेकिन अगर एक ही स्लिट से गुजारा जाए, एक स्लिट का जो होल है उसको हम क्या करते हैं, बंद कर दें, तो हमारे पास जो फ्रिंज दिखाई दे रहे थे पर्दे पर, दीवार पर फ्रिंज दिखाई दे रहे थे, वो फ्रिंज गायब हो जाते हैं। लाइट केवल एक तरीके से फैली हुई नजर आती है, वहां पर फ्रिंज नहीं बनते हैं। तो आई होप आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। और इसके बारे में जान लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में और सही तरीके से बताया था, उनका नाम था हाइगेंस। तो देखिएगा हाइगेंस ने क्या बताया था, आप इस फिगर के माध्यम से समझिएगा। हाइगेंस ने यह बताया कि जब छिद्र S एक वर्ण्य प्रकाश डाला जाता है, छिद्र S पर एक वर्ण्य प्रकाश डाला जाता है तो S से गोलीय तरंगाग्र निकलते हैं। ऐसे क्या होता है, गोलीय तरंगाग्र निकलते हैं। और अब माना है कि सॉलिड रेखा के श्रृंग, ठीक है, तथा डॉटेड रेखा तरंग की गर्त को
प्रदर्शित करती है, यानी कि ये जो है इसको सुरंग को प्रदर्शित कर रहे हैं और डॉटेड डॉटेड जो है ये इसके गर्त को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो यह दोनों स्लिट S1 और S2 पर एक साथ पहुंचते हैं, यानी कि यहां से जो ये तरंग चली है ये S1 S2 स्लिट पर एक साथ पहुंचती है, क्योंकि S और S1 और S और S2 क्या है, दोनों बराबर दूरी पर है। S1 और S2 अगर हम देखें तो दोनों बराबर दूरी पर है, तो यहां से तरंग जो पहुंचेगी वो दोनों स्लिट के पास एक साथ पहुंचेगी। अब दोनों स्लिट S1 तथा S2 से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है, यानी कि यहां से देखो एक निकल रही थी, लेकिन दोनों स्लिट जो लगी हुई हैं, दोनों स्लिट के होल से क्या निकल रहा है, अब दोनों तरंग किसके रूप में निकलेगी, गर्त और ट्रफ के रूप में यहां से भी ये तरंग निकलेंगी। और कैसे तरंग निकलेंगी, दो तरंग के रूप में ये बाहर निकलेंगी। तो इस प्रकार स्लिट S1 तथा S2 से समान तरंगदैर्ध्य और समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगें निकलेंगी। जैसे यहां से ये एक ही तरंग थी, एक ही तरंग की हमने दो तरंग बनाई और किस तरीके से S1 और S2 होल से इन दोनों को गुजारा, तो ये क्या होगा, समान तरंगदैर्ध्य और समान वेवलेंथ, यानी कि एक सी आवृत्ति की ही तरंग यहां से निकलने वाली है। क्लियर है। तो ये क्या होगा कि जब आयाम और आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य समान होता है तो सुरंग से या एक तरंगिका का गर्त दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलता है, यानी कि सुरंग और गर्त जब मिलता है तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और हमें क्या मिलता है, डार्कनेस मिलता है। पर्दे पर हमें क्या मिलेगा, डार्कनेस मिलेगा। क्लियर है। तो उन स्थानों का परिणामी आयाम दोनों तरंगाओं के आयाम के योग के बराबर होता है तथा उस स्थान पर प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होती है। कहां पर, जहां पर क्रस्ट और टफ मिलेंगे, यानी कि गर्त और जो हमारे पास सुरंग है, ये दोनों अगर आपस में जहां पर मिलते हैं तो वहां पर क्या होगा, पर्दे पर ब्राइटनेस दिखाई देगी। क्लियर है। तो ये था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा। आपको यही थ्योरी लिखनी है, केवल एक फिगर आपको सही तरीके से बना देना है। इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर और कुछ भी नहीं है। यहां से एक सोर्स है, सोर्स से क्या निकला, एक प्रकाश के जो तरंग है वो निकली और यहां पर एक स्लिट लगी हुई है, केवल इस होल से ये प्रकाश को गुजारा जा रहा है, तो यहां पर सुरंग और गर्त के रूप में लाइट निकली और वो लाइट S1 S2 पर एक सेम टाइम में पहुंचती है दोनों पर। यहां से दोनों वेव निकलेंगी तो वो भी तरंग की कैसे निकलेंगी, गर्त और सुरंग के रूप में निकलेंगी। और जब इन दोनों का गर्त और सुरंग आपस में टकराते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है, ब्राइट और डार्कनेस हमें पर्दे पर दिखाई देती है, उन्हीं को बोलते हैं हम फ्रिंज। क्लियर। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध, यानी कि इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसकी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, माना कोई एक वर्णीय स्रोत छिद्र S को प्रतिदीप्त करता है। देखिएगा कोई वर्णीय स्रोत है, वो S को प्रतिदीप्त कर रहा है, इसका मतलब यह है कि S से क्या हो रहा है, प्रकाश की तरंग इस तरीके से फिर से गुजारी जा रही है। S1 S2 उसके समान दूरी पर रखे हुए हैं, तो S1 S2 जब समान दूरी पर रखे होंगे तो क्या होगा, यहां से जो तरंग की वेव निकलेंगी वो S1 S2 पर एक सेम टाइम पर पहुंचेंगी। और सेम टाइम पर पहुंचने पर हमने क्या देखा कि S2 से निकलने वाले तरंगाग्र पर पड़कर फ्रिंज का निर्माण करते हैं, यानी कि S1 से निकलने वाले और S2 से निकलने वाली जो तरंग होंगी, मान लिया P पॉइंट पर, पर्दे के P पॉइंट पर S1 यहां से यहां दिखाई गई है और S2 यहां से यहां दिखाई गई है, जो भी इसके तरंग वेव P पॉइंट तक पहुंचेगी। तो पर्दे के केंद्र पर O की दोनों स्लिटों से समान दूरी है। पर्दे के केंद्र पर अगर हम देखें तो दोनों स्लिटों की क्या है, समान दूरी है। अगर केंद्र पर देखें तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं, यानी कि दोनों स्लिटों के अगर हम केंद्र पर देखें तो ये समान दूरी पर है, इसको आप जान लीजिएगा, सेम डिस्टेंस है। क्लियर है। और O पर तरंगें सदैव समान कला में ही मिलती हैं, यानी कि O पर क्या होगी, हमेशा समान कला में मिलेंगी। यानी कि समान कला का मतलब क्या है, क्रस्ट और ट्रफ आपस में इंटरसेक्ट करेगा। और जब ये दोनों इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि ट्रफ से ट्रफ मिलता है और क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है, तो हमने क्या देखा था, वहां पर ब्राइटनेस होती है, रोशनी दिखाई देती है, पर्दे पर हमें फ्रिंज में रोशनी दिखाई देगी। क्लियर है। तो अब देख लेते हैं इसमें मैथमेटिकली किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो अब माना पर्दे पर स्थित किसी बिंदु P पर S1 और S2 से पहुंची तरंगों के जो समान विस्थापन है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो समान समय का विस्थापन है, ठीक है। S1 और S2 से जो तरंग पहुंची है किसी P पॉइंट पर, तो वहां पर किसी समय विस्थापन कितना है, मान लिया ये क्या है, y1 है और इसका विस्थापन कितना है, y2 मान लिया हमने, ठीक है। इसको अगर हम माने तो हम ये देख सकते हैं कि जो विस्थापन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है,
फर्स्ट यानी कि S1 से निकलने वाली तरंग जितना विस्थापन हुआ P पॉइंट तक पहुंचने में उसका हमने मान लिया y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और y2 यानी कि यहां पर S2 स्लिट से निकलने वाली तरंग का जो विस्थापन है P पॉइंट तक पहुंचने में वो कितना हुआ y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी फाई, और यहां पर फाई क्या है, फाई है यहां पर फेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कलांतर, और a1 a2 क्या है, आयाम है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम देख लेते हैं कि P का परिणामी विस्थापन क्या होगा। तो P का परिणामी विस्थापन अगर हमें निकालना है तो हमको क्या करना होगा, दोनों विस्थापन को ऐड कर देना होगा। तो दोनों विस्थापन को ऐड कर देने पर हमें क्या मिलता है, a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर है। तो y इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी cos फाई। जब हम यहां से इसको ओपन करते हैं, sin a प्लस b का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या होता है, sin a cos a प्लस sin b cos b होता है। तो यहां पर जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, a2 तो ये पहले से ही है, तो sin ओमेगा टी cos फाई प्लस a2 sin ओमेगा टी sin फाई हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर हम ये कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास a1 है, ठीक है, देखिएगा a1 यहां पर इसको लेते हैं और a2 sin ओमेगा टी cos फाई इसको ले लेते हैं। तो यहां से sin ओमेगा टी कॉमन आएगा और बचेगा क्या, यहां पर a1 बचता है और यहां पे a2 cos फाई बचता है। क्लियर है। यहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, a2 sin फाई और cos ओमेगा टी बच जाएगा। अब माना कि a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई क्या है, a cos थीटा है, और a2 sin फाई क्या है, a sin थीटा है। तो ये हमने माना है, और हमने किस लिए माना है ये आपको आगे अभी पता लग जाएगा। फॉर्मूला हमको बनाना है, फॉर्मूला बनाने के लिए हमको ये टर्म माननी पड़ेंगी। देख लीजिएगा हमने किस तरीके से इसको लिख दिया है। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको a1 प्लस a2 cos फाई को हमने a cos थीटा लिखा है और sin ओमेगा टी प्लस, अब देखिएगा a2 sin फाई को हमने क्या लिखा है, sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है। तो a sin थीटा cos ओमेगा टी हो जाएगा यहां पर। अब आप देखिएगा a को अगर हम कॉमन ले लें, a को कॉमन लेके बाहर निकाला तो हमारे पास बनता क्या है, cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस sin थीटा cos ओमेगा टी बन जाता है। अब देखिएगा आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, cos a sin b प्लस sin a cos b, यानी कि sin a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बनने पर हमें क्या मिलता है, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्या है, अध्यारोपण सिद्धांत पर हमें क्या मिला, टोटल यानी कि परिणामी विस्थापन हमको मिल चुका है, जो संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध में काम आएगा। अब इसी कंडीशंस पर हम आगे के इसके जो हमारे पास जो परिणामी विस्थापन निकला है उसी पर हम इसकी आगे कंडीशंस को फाइंड करेंगे और किस तरीके से न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। अभी आपने देखा कि परिणामी विस्थापन की जो इक्वेशन आई थी वो आई थी y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। तो जहां पर y क्या है, बिंदु P पर परिणामी विस्थापन है, ठीक है। परिणामी विस्थापन बिंदु P पर, अगर आपको न्यूमेरिकल में ये पूछा जाएगा कि परिणामी विस्थापन ज्ञात कीजिए, दो स्लिट है उनसे निकलने वाली वेव का विस्थापन हमें दिया हुआ होगा किसी बिंदु P पॉइंट तक पहुंचने में, तो उसका जो परिणामी विस्थापन होगा वो y इक्वल टू किससे निकलेगा, a sin ओमेगा टी प्लस थीटा से हम निकाल सकते हैं, जिसका आयाम कितना होगा, a होगा, कालांतर कितना होगा, थीटा बन जाएगा। क्लियर है। अब परिणामी आयाम की बात कर लेते हैं। परिणामी आयाम किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि a1 प्लस a2 cos थीटा इक्वल टू a cos थीटा माना था, ठीक है। a1 प्लस a2 cos फाई, सॉरी ये फाई है, a1 प्लस a2 cos फाई इक्वल टू a cos थीटा माना था, और a2 sin फाई इक्वल टू a sin थीटा हमने माना था। तो इक्वेशन a और b का वर्ग करके ऐड करने पर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग करके ऐड किया है, ठीक है। क्या किया है, वर्ग किया है, फिर उसका ऐड कर दिया है, एडिशन कर दिया है। क्लियर। तो यहां पर देखिएगा ये a1 प्लस a2 cos थीटा है इक्वल टू cos फाई है इक्वल टू a cos थीटा है, a2 sin फाई है और यहां पर a sin थीटा है। तो पहले हमने क्या किया, इसका वर्ग किया और इसका वर्ग किया, दोनों का वर्ग किया और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। a cos थीटा स्क्वायर प्लस a sin थीटा स्क्वायर, दोनों का वर्ग किया और ऐड कर दिया। क्लियर। अब चलते हैं इधर की तरफ, इस साइड में हम देखते हैं तो a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और a2 sin फाई इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर क्या होगा, केवल इसको तो हम स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यहां पर हमें ये फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें ओपन करना पड़ेगा। तो a स्क्वायर, ठीक है, यानी कि a1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर b स्क्वायर करेंगे तो a2 cos थीटा फाई, a2 cos फाई, तो a2 स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर क्या आता है 2ab, जब हम 2ab लिखेंगे तो 2 और a1 a2 cos फाई लिखेंगे। क्लियर है। यहां पर a2 स्क्वायर और sin स्क्वायर फाई हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से जब हम a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचता क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचता है, और आप सभी जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है फ्रेंड्स। अब यहां पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, a1 स्क्वायर तो ये था ही, और a2 स्क्वायर कैसे आया, यहां से, ठीक है, यहां से हमने क्या किया,
ए टू स्क्वायर कॉमन लिया, इन दोनों में से ए टू स्क्वायर कॉमन लेने पर हमें यहां पर क्या मिलता है, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। और आप ये सही तरीके से हमने अभी देखा कि अगर एंगल दोनों के सेम है और साइन और कॉस का स्क्वायर होकर के ऐड हो रहा है तो क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाती है। और यहां पर 2a1 a2 cos 5 एज इट इज लिखा रहेगा। क्लियर है। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, यहां पर 1 वैल्यू आ जाती है तो a का स्क्वायर आ जाता है इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हम लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आती है, 1 आती है। और प्लस में 2a1 a2 cos 5 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या क्या करना पड़ेगा, जो दाईं और हमें जो भी टर्म दे रखी है उस पर टोटल रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो रूट हम यहां पर लगाने पर हमें मिलता है a स्क्वायर इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 हमें मिल जाता है। तो ये हमें मिला परिणामी आयाम। ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं पर भी परिणामी आयाम की बात करें, परिणामी आयाम यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर आपसे पूछा गया हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है। वो क्या देगा, वो आपको a1 a2 की वैल्यू दे देगा और 5 की वैल्यू दे देगा, यानी कि फेस की वैल्यू दे देगा। तो आपको क्या पूछेगा, परिणामी आयाम पूछेगा। तो परिणामी आयाम आपको इस फॉर्मूले को यूज करके बता देना है, निकाल देना है। अब देख लेते हैं प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि तीव्रता क्या होती है, आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि प्रकाश की तीव्रता हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो क्या होती है, आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है। और आयाम क्या होता है, आयाम है a। अभी हमने निकाला था परिणामी आयाम a था। तो परिणामी आयाम के स्क्वायर के समानुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता। आप ये अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। तो प्रकाश की तीव्रता को हम I से लिखते हैं और आयाम को कैसे लिखते हैं, a से। तो आयाम का स्क्वायर है और समानुपाती आयाम का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। आई का समानुपाती चिन्ह लगाएंगे और ए की वैल्यू रख देंगे, कौन सी, ये वाली। ए की वैल्यू रखेंगे तो ये स्क्वायर है, रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो अंदर हमारे पास वैल्यू है उसी को हम लिख देंगे यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। अब देखिएगा, हम सभी जानते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो हमने एक कांस्टेंट मान लिया k, और k को जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k और ब्रैकेट से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 हो जाएगा। तो यहां पर प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला निकला है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। इसकी कुछ यहां पर कंडीशंस बनने वाली है। पहली कंडीशंस क्या है कि यदि a1 a2 बराबर हो जाए a के, ठीक है, a1 a2 दोनों बराबर हो जाए तो हम क्या रखेंगे, a वैल्यू रख देंगे। तो a वैल्यू रखने पर हमें मिलता क्या है, किस तरीके से हमें प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला मिलेगा। तो देखिएगा, हमें a1 स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर और यहां पर a2 स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर रख दिया। जहां जहां पर a1 a2 था वहां पर हमने सभी जगह पर a को पुट किया है। तो a स्क्वायर प्लस 2a cos 5 और इंटू में हमारे पास क्या जाएगा, k आ जाएगा, जो हमारे पास कांस्टेंट था वो इसके साथ चलता रहेगा। यहां पर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हम इसको देखें तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर टोटल हम क्या करेंगे, यहां पर कॉमन ले लेंगे। कैसे हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 5। यहां से 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस cos 5। तो ये यहां पर आ जाएगा। तो यही इस पे लिखा हुआ है। तो 2a और 1 प्लस cos 5, यहां पर k एज इट इज रहेगा। देखिएगा 2a स्क्वायर 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1 हम किस तरीके से लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। आप देखिएगा यहां पर 2 थीटा है तो यहां पर अगर 2 गुना है तो यहां पर क्या होगा, सिंगल, यानी कि उसी का आधा। तो इसी तरीके से यदि यहां पर पहले से ही सिंगल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसका हाफ कर देते हैं। ठीक है। हमेशा यहां जो जितना है उसी का हाफ यहां पर आ जाता है। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस, तो ये पहले से ही है, और cos 5 का 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, और यहां पर कांस्टेंट k मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। तो कांस्टेंट k को यहां पर लिखने पर हमें क्या मिलता है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर फॉर्मूला बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब 2a स्क्वायर यहां पर क्या होगा, नहीं, इस तरीके से होगा कि a1 से 1 कैंसिल आउट होगा। इसी तरीके से हमने फॉर्मूला बनाया है। ठीक है। तो इस 1 को काटने के लिए, 1 को कट करने के लिए ही हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिएगा जब 2a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 और a स्क्वायर है, a स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर 5/2 बचा, तो cos स्क्वायर 5/2 यहां पर आ जाएगा। तो ये क्या आया, ये तब प्रकाश की तीव्रता है जब a1 और a2 क्या होगी, दोनों बराबर आ जाए। a1 a2 अगर दोनों बराबर हो तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है I इक्वल टू k 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। क्लियर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन में क्या बनती है। नेक्स्ट कंडीशन की अगर बात की जाए तो वो हम बात कर लेते हैं, यदि दोनों स्लिटों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता I1 तथा I2 हो तो। ठीक है। यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो दोनों स्लिटों से अलग अलग अगर निकले तो हम किस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम तीव्रता को निकाल सकते हैं। तो आइए देख लीजिएगा। मान लिया कि I1 1 स्लिट से S1 स्लिट से निकल रही है और I2 क्या है, S2 स्लिट से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता है।
ठीक है, तो क्या होगा, I1 समानुपाती होगा A1 स्क्वायर के, I2 समानुपाती होगा A2 स्क्वायर के। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे केवल k यहां पर ऐड हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, यानी कि I1 इक्वल टू A1 स्क्वायर k आ जाएगा, I2 इक्वल टू A2 स्क्वायर k आ जाएगा। ठीक है, तब जब इन दोनों की हम इंटेंसिटी हम निकालेंगे, दोनों की तीव्रता, परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, देख लीजिएगा। हमें पहले से ही पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, k A1 स्क्वायर प्लस k A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये क्या था, ये नॉर्मल हमें प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला हमें मिल चुका था। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि यहां पर k A1 स्क्वायर और k A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें ये फॉर्मूला देखने को मिलता है तो फॉर्मूले में हम k A1 स्क्वायर को I1, k A2 स्क्वायर को I2 और यहां पर A1 A2, ठीक है, A1 A2 यानी कि हमारे पास कांस्टेंट तो चलता ही रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई यहां पर, और इसके टोटल में क्या था, एक कांस्टेंट था जो सब में मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर, सब में मल्टीप्लाई करेगा तो हमें क्या मिल जाता है, k A1 स्क्वायर मिल जाता है, उसको हम I बोल रहे हैं, k A2 स्क्वायर k में मिल जाता है तो उसको हम I2 बोल रहे हैं। क्लियर है, यहां पर भी k मल्टीप्लाई करेगा तो k मल्टीप्लाई करेगा तो k A1 क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा, k A यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास I2। ठीक है, I1 I2 मल्टीप्लाई करेगा आपस में, तो यहां पर क्या देखिएगा, A1 है A2 है, स्क्वायर नहीं है, जबकि स्क्वायर से हमें I1 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर अगर हम दोनों का कर दें, दोनों का स्क्वायर अगर हम कर दें और रूट को हम यहां पर लगा दें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रूट को हम यहां लगाकर देखेंगे। क्लियर है, तो इसका स्क्वायर जब यहां पर हम दिखा रहे हैं तो दोनों का जब स्क्वायर होगा तो दोनों का स्क्वायर होने पर हमें क्या मिलता है, A1 स्क्वायर I1 के बराबर है, A2 स्क्वायर I2 के बराबर है। तो यहां पर रूट में I1 I2 इसलिए लिखा, तो 2 एज इट इज है और cos फाई एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर क्या आता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 cos फाई रूट में I1 और I2 मल्टीप्लाई में आता है, और यही होता है हमारे पास प्रकाश की तीव्रता। और ये कब होती है, जब दोनों स्लिट से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कैसी हो, I1 और I2 हो, तो हम निकालेंगे जो प्रकाश की तीव्रता I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 cos फाई और रूट में I1 इंटू I2 हमको करना पड़ेगा। क्लियर है, अब देख लेते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण की तरफ चलते हैं। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है कि बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता के लिए, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण में बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता हम देखते हैं, तो बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई इक्वल टू प्लस 1 होगा, यानी कि फेज जो होगा वो 0, 2 पाई, 4 पाई, इन पर हमें प्रकाश की तीव्रता अधिक मिलती है। और जब प्रकाश की तीव्रता अधिक मिलती है तो वही क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। क्लियर है, यह आपको सही तरीके से हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर संपोषी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी और क्या होता है, विनाशी, यानी कि संपोषी व्यतिकरण को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विनाशी व्यतिकरण को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों की वीडियो सही तरीके से हमने डाल दी है, अच्छी तरीके से वहां पर समझाया गया है। लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण दोनों के बारे में बताया था। तो यहां पर विनाशी और संपोषी व्यतिकरण का थोड़ा डेरिवेशन है, उसको हम देख लेते हैं। तो बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता के लिए हमने क्या किया था, हमने देखा था कि फेज जब 0, 2 पाई और 4 पाई से गुजरता है तो हमें अधिकतम तीव्रता मिलती है। क्लियर है, तो cos फाई इक्वल टू कितना होगा, प्लस 1 होगा, और फाई इक्वल टू 0, 2 पाई और 4 पाई। इस तरीके से हम पाने के लिए क्या करते हैं कि n की वैल्यू अगर हम 0, 1, 2, 3 रख करके देखिएगा, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो फाई इक्वल टू 0 मिलता है। क्लियर, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहां पर फाई इक्वल टू 2 पाई मिल जाता है, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहां पर फाई इक्वल टू क्या मिलता है, 4 पाई मिलता है, यानी कि जो फेस है वो हमारे निकल करके आ रहे हैं। क्लियर, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलता है, फाई इक्वल टू 2 पाई n बन जाता है। यह कलांतर के पद में संपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध है। क्या है, कलांतर के पद में संपोषी व्यतिकरण का प्रतिबंध अगर हमसे पूछा गया हो तो क्या रखेंगे, फाई इक्वल टू 2 पाई n रखेंगे। याद रखिएगा, जब S1 तथा S2 से चलने वाली तरंगे बिंदु P तक पहुंचने में असमान दूरी तय करती हैं, बिंदु P तक पहुंचने में असमान दूरी उन्होंने तय की ही थी, तथा दोनों तरंगों द्वारा तय किए गए पथों का अंतर, दोनों तरंग जब पथ तय करेंगे कहां तक, बिंदु P तक पहुंचने में, देखिएगा दोनों तरंग अलग अलग, यहां पर दोनों तरंग अलग अलग विस्थापन बता रही है। यहां S1 को P तक पहुंचने में, S1 से निकली तरंग को P तक पहुंचने में कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है और S2 से निकली तरंग को P तक पहुंचने में ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है। ठीक है, तो यहां पर S1 और S2 का जो पथांतर है, पथ है, वो अलग अलग है।
ठीक है, उन्होंने अलग अलग पथ को ट्रेवल किया, ठीक है, कि एक ने ज्यादा किया एक ने कम किया, तो उन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? पथांतर कहलाता है। यदि आपको ये कोई पूछे कि पथांतर क्या होता है, तो क्या है कि कोई दो वेव उनके द्वारा चला गया पथों का अंतर क्या होता है? पथांतर होता है, और उसको हम कैसे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं। तो यहां पर हम किस तरीके से लिखते हैं, देखिएगा, एक्स इक्वल टू S2P माइनस S1P आ रहा है, ठीक है। तो S2P का जो हमारे पास पथ होगा वो लिखेंगे, और माइनस में S1P का जो पथ होगा वो लिखेंगे, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे कि जो ज्यादा डिस्टेंस है उसमें से हम कम डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। अब यहां पर कलांतर फाई, यदि पथांतर x हो तो कलांतर फाई निकालेंगे कब? यदि पथांतर कितना हो? x हो। तो हम जान लेते हैं कि फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन एक्स होता है, और कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स कहां से आ गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि वही स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे जिन्होंने हमारे चैनल पर जो अपलोड वीडियो है यूनिट फर्स्ट की वो नहीं देखी हुई है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में हमने कलांतर और पथांतर के बारे में सही तरीके से बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक बार फिर से शो करा देता हूं कहां पर हमने बताया था। देखिएगा, यहां पर ये कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस हमने कराया था, ठीक है। तो फेज डिफरेंस को जैसे हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास जो कंडीशन मिली थी वो कितनी मिली थी? ये मिली थी पथों का जो फेज का अंतर है वो हमें क्या मिला था? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स, यानी कि डेल एक्स क्या था? पथांतर है, ठीक है। वहां पर हमने पथांतर को एक्स माना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां पर एक्स अगर माना है तो एक्स लिखेंगे, और अगर डेल्टा एक्स माना है तो वो डेल्टा एक्स लिखा जाएगा। क्लियर है? और पथों का अंतर क्या होता है? पथों का अंतर होता है, यहां पर समझ लीजिएगा, यहां से साम्यावस्था से चलने पर इस ए पॉइंट पर जब यहां पर हमने ए कण कर लिया तो यहां पर पथांतर है x1, और यहां पर बी पॉइंट पर पथांतर है x2। इन दोनों का पथों का अंतर ही पथांतर कहलाता है, ठीक है। किसी पॉइंट पर हम ले सकते हैं। तो देखिएगा, पथों का अंतर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स आया था। तो यहां पर डेल्टा एक्स क्या? पथांतर है, और डेल्टा एक्स दूर स्थित किन्हीं दो कणों की कलाओं के मध्य किसी क्षण कलांतर का मान कितना होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स होता है। तो इसी तरीके से हमने यहां पर जो फॉर्मूला लिखा वो डायरेक्ट लिखा है फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के पहले वीडियो देखिएगा। वीडियो वॉच करने के बाद आपको सारा कुछ सही तरीके से समझ में आने लगेगा। तो फ्रेंड्स करते हैं आगे, x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई, यानी कि अगर हम इसको इधर ले जाए तो ये इसके साथ जाएगा, और ये 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या उतना हो जाएगा? 2 पाई एन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फाई की वैल्यू अभी हमने देखी थी कितनी रखी थी? 2 पाई एन, और 2 पाई एन कब रखी थी? संपोषी व्यतिकरण में, यहां पर देखिएगा। क्लियर है? तो फाई इक्वल टू 2 पाई एन, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। और यहां पर अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 हम रखें तो जैसे 0 रखेंगे तो कितना जाएगा? x की वैल्यू यानी कि पथांतर 0 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो लैम्डा के बराबर आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू n लैम्डा की वैल्यू निकलती जाती है, पथांतर की वैल्यू निकलती जाती है। अब देख लेते हैं विनाशी व्यतिकरण से। अभी हमने देखा था संपोषी व्यतिकरण किस तरीके से हमें कलांतर और पथांतर की वैल्यू देता है। अब यहां पर विनाशी व्यतिकरण से देख लेते हैं। तो जब तीव्रता न्यूनतम हो तो विनाशी व्यतिकरण होता है। क्लियर है? संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा कि हमें तीव्रता अधिकतम मिलेगी, ब्राइटनेस हमें मिलता है। विनाशी व्यतिकरण में क्या मिलेगा? हमें डार्कनेस मिलेगी, और क्या होगा? तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी, 0 होगी। क्लियर? तो जो हमें फेज डिफरेंस मिलता है वहां पर न्यूनतम जो प्रकाश की तीव्रता मिलती है वो फेज होते हैं फाई 3 पाई और पाई 3 पाई 5 पाई। इस तरीके से इन पॉइंट पर हम जब भी देखते हैं इन साम्यावस्था से जैसे ही तरंग गुजरती है तो पाई पर पहुंचने पर हमें न्यूनतम तीव्रता मिलती है, 3 पाई और 5 पाई पर पहुंचने पर हमें क्या मिलती है? प्रकाश की तीव्रता की न्यूनतम वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो यहां पर cos फाई जो होता है वो -1 होगा, और -1 को हम देखने के लिए इन फेज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम किस तरीके से करते हैं? 2 पाई टू n -1 फाई इक्वल टू 2n-1, और पाई को हम अगर हम रखें तो n की वैल्यू 1 2 3 रख के देखेंगे तो हमें मिलेगा फाई 3 पाई, फाई इक्वल टू पाई मिलेगा, और क्या मिल जाएगा? 3 पाई और 5 पाई। इस तरीके से हम फाई इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई रखेंगे। अब जहां n इक्वल टू क्या 1 2 3 है, n इक्वल टू 1 हम रखेंगे तो हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू पाई, 2 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 पाई। देखिएगा रखने पर हमें किस तरीके से मिल रहा है। अब यहां पर n इक्वल टू हमने 1 रखा, n इक्वल टू 1 रखा तो कितना मिला? यहां पर 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा -1, तो 2 में से -1 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और कितना आ रहा है? पाई। क्लियर? 2 रखेंगे तो यहां पर देखिएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, -1 यानी कि 3, तो 3 पाई। ठीक है?
और जैसे ही हम 3 रखेंगे तो 5 पाई हमें मिलेगा, आगे नेक्स्ट में हमें टर्म मिलती जाएंगी। अब देखिए कालांतर का फॉर्मूला हम अभी जानते हैं, हमने रखा था फाई इक्वल टू 2 पाई अपन लैम्डा इंटू एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 2n-1 पाई, और 2n-1 इंटू पाई हम तब ही रखेंगे तब क्या होगा, कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। अगर संपोषी व्यतिकरण होता है तो फाई इक्वल टू फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है 2 पाई n होती है, और यदि विनाशी व्यतिकरण होगा तो आप याद रखिएगा 2n-1 इंटू पाई होगी। इसमें आप बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा, वरना आपका व्यतिकरण जो है संपोषी से विनाशी, विनाशी से संपोषी हो जाएगा, और उसमें पूछा कुछ है और आप बता कुछ रहे हो। क्लियर है? तो यहां पर जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाता है फाई इक्वल टू वैल्यू मिल जाती है 2n-1 इंटू पाई, यहां से रख देते हैं, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा अपॉन 2, यानी कि यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें लैम्डा अपॉन 2 तो ये बचता है 2n-1, यहां पे ये आ जाएगा, जहां पर n इक्वल टू कितना है 1 2 3 माना था, तो यहां पर n इक्वल टू क्या है 1 2 3 ही है। तो अगर आपसे पथांतर की वैल्यू पूछेगा तो आप विनाशी और संपोषी के लिए बताएंगे x इक्वल टू n लैम्डा और x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो x इक्वल टू n लैम्डा जो पथांतर की वैल्यू होती है वो होती है संपोषी व्यतिकरण के लिए, और विनाशी व्यतिकरण के लिए हमने क्या देखा कि x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 होती है। ठीक है, पथांतर की वैल्यू ये हो जाती है, और कालांतर की वैल्यू क्या होती है फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ये हमने सेकेंड वीडियो में देख लिया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और कल हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण, जो टॉपिक इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। ठीक है, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, उसके बारे में हम बात करेंगे, और देखेंगे कि इस जो फ्रेस्नेल, ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको भी हम देखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स देखने के लिए, और हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले देखने पर और फिर हम चलेंगे डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन की तरफ। तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, जो आने वाली वीडियो है उसको आप देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप उस वीडियो से अपने आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प प्राप्त कर सके। तो आने वाली वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड होगी। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।